हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे कंप्लीट कर रहे हैं हम क्लास 10th एनसीईआरटी की सीरीज़ और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 पे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ, क्योंकि कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, तो उसे जो है हम हर जगह देखते हैं। तो इतना यूजफुल है क्योंकि हर जगह वो पाया जा रहा है, इसलिए एनसीईआरटी ने आपकी बुक में इसको क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो आज हम यही स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। ठीक है, आइए चलते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, in the last chapter we came to know how many compounds of importance to us. In this chapter we will study about some more interesting compound and their properties. मतलब हम लास्ट चैप्टर में मेटल नॉन मेटल में हमने कई कंपाउंड के बारे में पढ़ा था ना, वो कितने यूजफुल हैं, या उसके प्रीवियस चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, उन कंपाउंड के बाद हम कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि उनकी प्रॉपर्टीज, कुछ कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज जो हमारे लिए यूजफुल हैं। ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन, और हम मेनली क्या लर्न करने जा रहे हैं, अबाउट कार्बन, कार्बन के बारे में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, an element which is of the immense significance to us in both its elemental form and in the combined form। पहले हम क्या करेंगे, उनके एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, मतलब जब वो एलिमेंट हो, ठीक, अकेला एलिमेंट हो, उस फॉर्म के बारे में सीखेंगे। आफ्टर दिस हम सीखने वाले हैं उसके कंबाइंड फॉर्म में, जब वो कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हम सीखने वाले हैं। आइए चलते हैं एक्टिविटी पे। Make a list of 10 things. Make a list of 10 things you have used or consumed since the morning. ऐसी 10 चीजों का लिस्ट बनाइए जो आप मॉर्निंग से कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। Compile this list with the list made by your classmate and then sort the item into the adjacent table. तो यहाँ पे क्या करना है, इस टेबल में अपनी और अपने क्लासमेट की या फिर अपने फ्रेंड की वो सारी लिस्ट की चीजों को आपको कंपाइल करना है। इफ देयर आर आइटम विच आर मेड अप ऑफ द मोर देन वन मटेरियल, पुट देम इनटू बोथ द रिलेवेंट कॉलम ऑफ द टेबल। अगर वो एक से ज्यादा एलिमेंट से बना हुआ है तो उनको रिलेवेंट टेबल में रखना है, अदर में। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल से जो बना है, यहाँ पर ग्लास या क्ले से जो बना है, या फिर वो जो कंपाउंड है उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपाइल कर देना है। इन आइटम्स को देखने के बाद इन द लास्ट कॉलम हम देखेंगे वहां पे कंपाउंड है। ठीक है, तो आगे चलते हैं यहां इस पैराग्राफ से जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स और मेनी ऑफ थिंग्स दैट यू लिस्टेड ऑल द बेस्ड ऑन देयर वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। तो यहाँ पे जो चीजें हमने यहाँ पे भी मार्क किया, हाईलाइट किया है, इन सब में एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, दैट इज कार्बन। वर्सेटाइल का मीनिंग क्या है, वर्सेटाइल मतलब वो हर जगह मौजूद है, सब में पाया जा रहा है, इन फूड, इन क्लॉथ्स, इन मेडिसिन, इन बुक्स। ओके, सो कार्बन इज वर्सेटाइल एलिमेंट। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड, और जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर हैं वो सब भी कार्बन बेस्ड है, मतलब प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी भी कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मेरिज। तो यहाँ पे क्या है कि जो कार्बन हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में, द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मैरिज। तो यहां पे क्या है, जितने भी चीजें अर्थ पे प्रेजेंट है, क्रस्ट पे या एटमॉस्फेयर पे, ये काफी क्या है, रिजेंबल है। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल लाइक द कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम, एंड द एटमॉस्फेयर है 0.03% ऑफ कार्बन। मतलब कि हमारा जो क्रस्ट है उसमें 0.02% कार्बन है और हमारा एटमॉस्फेयर उसमें 0.03% कार्बन है इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। In spite of the small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seem to be immense। और इस तरह से आपको भले ही देखने में परसेंटेज कम लग रहा है, मतलब, लेकिन ये हमारी डेली लाइफ में या हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये अमाउंट आपको छोटा लग सकता है, बट ये एक्चुअली में बहुत ह्यूज अमाउंट है, और इसलिए
इसे हम कार्बन को यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विद मेक कार्बन सो इंपॉर्टेंट टू अस। और हम इस चैप्टर में ये सीखने वाले हैं कार्बन के प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद कि कार्बन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके तो कार्बन इंपॉर्टेंट क्यों है ये सीखने के लिए हमको ये चैप्टर पढ़ना होगा। और अब हम स्टार्ट करने वाले, इंट्रो तो हमारा समाप्त हो गया है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कार्बन और उसकी बॉन्डिंग, बाकी चीजें। ठीक है, तो चलिए, बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड। पहले हम समझेंगे उसकी थ्योरी, उसके बाद हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि होता क्या है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। पढ़ा है हमने, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में पढ़ने के बाद वी सॉ दैट आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट and boiling points and conduct electricity in solution or in the molten state। तो ये सारी चीजें हमने पहले से डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे एनसीईआरटी आपको क्वेश्चन देगा कि आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है या हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को किस किस फॉर्म में कंडक्ट करते हैं और कब नहीं करते हैं। ठीक, आइए मैं आपको सारे आंसर बताता हूं। चलिए, तो हम क्या देखते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट पहले आते हैं। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, ठीक, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो भी कैसा फोर्स होता है, ये फोर्स होता कैसा है, ये फोर्स कैसा होता है, ये फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्यों? क्योंकि आयन के ट्रांसफर के बाद ये फोर्स जनरेट हुआ है और अट्रैक्टिव है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे क्या है कि वो किन फॉर्म में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड मॉल्टेन स्टेज में या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन वो सॉलिड, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, किसमें, सॉलिड फॉर्म में, तो क्या करेंगे, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये चीजें मैंने जस्ट आपको रिवाइज करा दी हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहां पे हम देखते हैं So how the nature of bonding in ionic compound explain these properties? Let us know study the properties of some carbon compound। अब हमको क्या पढ़ना है, कुछ कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। हमें क्या पढ़ना, सॉरी हाँ, अब हमें क्या पढ़ना है, कुछ कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो इनका क्या है, आइए सबसे पहले हम क्या हाईलाइट करते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हाईलाइट करेंगे, तो चलिए करते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, एज वी सीन इन चैप्टर 2 फ्रॉम द डेटा गिवन इन द टेबल 4.1 ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड वी फाइंड दैट दीज कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। तो इस लाइन का क्या मीनिंग है, आइए मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो चलिए यहां पे क्या है, एसिटिक एसिड है, क्लोरोफॉर्म है, इथेनॉल है, मेथेन है, ये सभी कार्बन कंपाउंड है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, जो कि आपको दिख रहा है कि बहुत ही लो है।
क्या है, बहुत ही लो है कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। ऐसा क्यों है, यहां पे आपको ऊपर ही बताया, हाईलाइट किया है ना, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा एक प्रॉपर्टी हमको पता चला। और ऐसा है क्यों, तो आयनिक कंपाउंड क्यों जो है उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई था, तो हमने अभी डिस्कस किया क्यों ऐसा था। तो वही चीजें कार्बन कंपाउंड में नहीं होती हैं। मतलब जो कार्बन कंपाउंड है वो क्या करता है, उनके एलिमेंट्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, और इसीलिए इनको मेल्ट करना या फिर बॉईल करना इट क्वाइट इजी। ठीक है, तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि लो और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कार्बन कंपाउंड का होता है, बिकॉज इन एलिमेंट के बीच में, कार्बन कंपाउंड के एलिमेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर कंडक्टिविटी का भी वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए वो पुअर कंडक्टर है। ठीक, आगे चलते हैं, चलिए। We can conclude that the force of attraction between the molecule are not very strong, जो मैंने आपको बात बताई। ठीक, since these compound are the largely non-conductor of electricity, we can conclude that the bonding of these compound does not give rise to any ions। अब यहाँ पे हमें आयन का आंसर मिला, क्यों, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड थे वो क्या कर रहे थे, आयन का ट्रांसफर हो रहा था ना, मेटल के पास प्लस चार्ज हो रहा था, नॉन मेटल के पास माइनस चार्ज हो रहा था, और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था। और कार्बन कंपाउंड में ये सारी चीजें नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई भी आयन का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, आयन ट्रांसफर हो ही नहीं रहे हैं, इसीलिए यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन ही नहीं पा रहा है, और इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट लो है, बॉइलिंग पॉइंट लो है, और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड। क्यों, क्योंकि कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ऐसा क्यों है, इसका एक ही रीजन है, क्योंकि यहां पर कोई आयन का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात है, मैं आपको उसको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल, दैट इज। तो यहां पे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, चलिए हम पहले सीखते हैं ये चीजों को। चलिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं ले लेता हूं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, कार्बन का नंबर 6 होता है, तो हम पहले K शेल में, L शेल में और M शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। इन क्लास 9th आपने ये सीखा होगा कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, 18 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये सारे इलेक्ट्रॉन के नंबर हो गए, प्लस अब हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला भी पता है ना, 2n²। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू, K के लिए n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू मैं यहाँ 1 रखता हूँ, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, और यहाँ मैंने ये वैल्यूज अपने मन से नहीं रखी कि मैंने जस्ट ऐसे डिस्क्रीट सीरीज लगा दी है, नहीं। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद सबसे पहले क्या होता है, K शेल, फिर L, फिर M, so on। ठीक है, तो जो जस्ट बाद है न्यूक्लियस के, उसके लिए 1, उसके लिए 2 एंड 3, 4, 5। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या है, K11 शेल में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कार्बन के पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले K शेल में 2 और L में कितना जा रहा है, 4। तो यहां पर हम देख रहे हैं L शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, लेकिन कार्बन के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, कंपाउंड बनाते वक्त क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे आपने आयनिक बॉन्ड देखा था ना, आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, आयंस का ट्रांसफर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा था मेटल के थ्रू, और उसके नॉन मेटल के थ्रू उसको गेन किया जा रहा था। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा था वो। और जो कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है, अब ये कंपाउंड बनाने जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर नहीं सकता है, तो इसने एक नया तरीका अपनाया, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है।
क्या करते हैं, वो म्यूचुअल शेयर कर लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आपस में ही बांट लेते हैं, मतलब शेयर कर लेते हैं कि दो कंपाउंड के जो दो एलिमेंट हैं उन दोनों के पास वो इलेक्ट्रॉन हमेशा रहता है, और तब जाकर के इनको स्टेबिलिटी मिलती है। तो आपको पता ही है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, इसीलिए तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक, हाँ, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता। इसका रीजन क्या है कि उनके बीच में कोई आयन का ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, तो उनका जो बॉन्ड है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। बाकी वो क्या कर रहे हैं, खुद को स्टेबल करने के लिए ही कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक, और क्योंकि कार्बन कंपाउंड है तो कार्बन का मैंने रीजन बता दिया, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कोवैलेंट बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, 4 कोवैलेंट बॉन्ड। अगर वो सिंगल है तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक, आइए चलते हैं आगे। चलिए, एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय ईदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। हमने इसको डिस्कस कर दिया है, बट इन केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। हमने पढ़ा ना अभी इसको कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल एंड नीड टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होता है, नोबल गैस कौन कौन सी हो सकती है, हीलियम है, ठीक है, नियॉन है, जिनॉन है, क्रिप्टन है, रेडॉन है, ये सब नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल क्या होती है, फुलफिल्ड होती है। जैसे हीलियम का क्या है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जैसे हीलियम है तो यहां पे उसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो के शेल में 2 ही जाएगा, तो फुलफिल्ड है ना। ठीक, अब जैसे मैं ले लूं नियॉन का 10 होता है, तो के में 2 रहेगा, एल में 8 रहेगा, तो यहां पर भी फुलफिल्ड है, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, सभी एलिमेंट चाहते हैं कि मुझे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिल जाए। तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए या तो उन्हें गेन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को उनको लूज करना पड़ेगा। तो अगर दोनों कंडीशन हम यहां पे देखेंगे कि अगर वो गेन करे या फिर लूज करे, तो देखिए इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 माइनस एनायन। अगर वो क्या करेगा, गेन करेगा, तो उसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज आएंगे, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या करना मुश्किल हो जाएगा, 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब वहां पे प्रोटॉन 6 है। ठीक, 6 प्रोटॉन है, और अगर वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन और वो ले रहा है तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से मौजूद है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 4 और उसने ले लिए, तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 4 प्लस चार्ज है और 10 माइनस चार्ज है, तो उसको न्यूक्लियस को क्या होल्ड करना आसान होगा, बिल्कुल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना न्यूक्लियस के लिए आसान नहीं है, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इन 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता, तो वो ये मेथड फिर फॉलो ही नहीं कर पाएगा, ये मेथड तो भाई नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, उसके बाद इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 4C4 प्लस कैटायन। अगर उसने क्या कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया, तो उसके ऊपर 4 प्लस चार्ज लग जाएगा कैटायन का। तो बट इट वुड रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लीविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन with 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। ठीक, लेकिन वो 4 इलेक्ट्रॉन को वहां से लूज करने के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए होगा ना, कि वो 4 इलेक्ट्रॉन अपने आप ही उसकी सेल्स को छोड़ करके बाहर निकल जाएं। तो ये वाला जो दूसरा रास्ता है ये भी फॉलो नहीं कर सकता कार्बन, मतलब दोनों रास्ते उसके लिए बंद हो गए। तो तीसरा रास्ता क्या है, तो वही तीसरा रास्ता है जो कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ ले जाता है हमें। ठीक है, वो तीसरा रास्ता क्या है और देखते हैं। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कैसे वो प्रॉब्लम को ओवरकम करता है, it by sharing its valence electron with other atom of carbon or with atom of other element। या तो वो दूसरे कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, या फिर किसी अदर एलिमेंट के साथ वो इन्हें शेयर कर लेगा। नॉट जस्ट कार्बन बट
एनी मेनी अदर एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा दुनिया में कार्बन ही अकेला नहीं है कि वो ऐसा करता होगा, बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं जो कि शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन को कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। द शेयर इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम एंड लीड टू बोथ एटम अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इस तरह से अगर उसने क्या कर लिया, जैसे मान लो उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अब 4 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट के पास है और उनको उसने शेयर कर लिया, तो अब उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी है, साथ साथ जो दूसरा एलिमेंट है उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, साथ साथ कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये देखा कि कार्बन ने जो 2 प्रॉब्लम थी उसको ओवरकम किया, और उसी की तरह के बहुत सारे और एलिमेंट हैं जो कि ऐसे मॉलिक्यूल बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। मतलब अगर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो उसको एक तीसरा रास्ता निकालना पड़ता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल एलिमेंट हाइड्रोजन को लेकर के आपको सिखाता हूं मैं कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। पहले हाइड्रोजन से हम सीख लेंगे, उसके बाद हम बाकी और एलिमेंट को लेकर के सीखेंगे। चलो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। के शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मैक्सिमम 2, बट हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने के शेल में रख दिया, अभी 1 इलेक्ट्रॉन की और डिमांड है हमें। ठीक, तो हम यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले हैं, तो डोनेट या गेन करने का कोई चांस ही नहीं है, तो हमें शेयर करना है, तो हमें एक और हाइड्रोजन की जरूरत होगी। मैं दूसरा हाइड्रोजन ले लेता हूँ और इसके भी के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब चलिए हम इनकी शेल्स का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 सर्कल बना लिए। ये पहले हाइड्रोजन के लिए है और ये दूसरे हाइड्रोजन के लिए है। ओके, अब इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, के शेल में 1 है और इसके भी के शेल में 1 है। तो सबसे पहले मैं इसकी के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है हम उसको यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे आपने वेन डायग्राम मैथ्स में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग पार्ट है यहीं पे हम शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन पहला एलिमेंट शेयर कर रहा है उतना इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को भी शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने पेयर शेयर होंगे उतना ही बॉन्ड बनेगा। जैसे अगर 1 पेयर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की तो सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो दूसरा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो क्लियरली आपको सिंपली दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन है पहला वाला और दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है उनके बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। और वो भी कैसा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है ये, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है, कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और तब ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। ऑक्टेट कंप्लीट कैसे हुआ ये उसको देखते हैं। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैक्सिमम 2 होने चाहिए। अब देखो, आप इस कार्बन इस हाइड्रोजन के इस सर्कल की तरफ जाओ अगर, तो आपको पता चल रहा होगा कि इस सर्कल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर मैं इस सर्कल की बात करूं आपको इस सर्कल पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो हो गया ना ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, किससे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बन गया क्या, एक सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, समझ में आ गया है। तो अब हम चलते हैं दूसरे एलिमेंट ऑक्सीजन की तरफ और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने वाले हैं हम, 2। एल में अभी कितने बचे, 6। पहले 8 थे तो 2 इसमें रखा तो 6 इसमें बच गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब दूसरा ऑक्सीजन है, इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी के शेल में 2, एल शेल में 6 आ गया। ठीक है, अब हम इनका स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के लिए चलिए देखते हैं। तो
दो सर्कल है क्योंकि तो हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा था सिंगल बॉन्ड, क्योंकि वहां पे सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी। तो अब हम देखेंगे ऑक्सीजन के केस में, जहां पे ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और के शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। और अब हम बनाने वाले इनका स्ट्रक्चर, क्योंकि जब अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 वैलेंसी हो जाएगी इसकी। तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तभी जा करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं ऑक्सीजन के लिए, ये दूसरे ऑक्सीजन के लिए है और ये ओवरलैपिंग पार्ट है। अब हम यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, यहाँ पे रखने वाले हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से वो क्या करने वाला है, 2 को शेयर करेगा और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे अनशेयर्ड, और इधर दूसरा ऑक्सीजन वहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन अनशेयर और 2 वो क्या करने वाला है, शेयर करने वाला है। फिर क्या होता है, इनके बीच में क्या बन रहा है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। कितनी शेयरिंग हो रही है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग है, यहाँ पे क्या बन रहा है, O2। ठीक है, तो यहाँ पे O2 बन रहा है, ऑक्सीजन गैस बन रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और हमने यहाँ पे देख लिया कि डबल बॉन्ड कैसे बनता है। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन। किसका, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आइए देखते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हम क्या लेने वाले हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 होता है नाइट्रोजन का। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे K11 शेल में, तो इधर आएगा 2 और इधर आएगा 5 को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 3, मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, 3 है। और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल लेंगे पहले नाइट्रोजन का, ये लेंगे दूसरे नाइट्रोजन का, और यहाँ पे हम रखेंगे नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन इधर रख दिया मैंने, और इसमें क्योंकि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो मैंने 3 तो इधर रख लिया ओवरलैपिंग पार्ट में, बचा 2 तो मैंने उसको यहाँ रखा है। ओके, फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे दूसरा नाइट्रोजन और उसमें भी सेम यही प्रोसीजर, 1 2 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो रहे हैं, बाकी 2 इधर रख देते हैं। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या बन रहा है, नाइट्रोजन गैस बन रही है। और ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन है इसीलिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी थी 3 और उसने 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का ये जो कंसेप्ट था हमने यहाँ पे सीख लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं, Such bond which are formed by the sharing of electron pair between two atom are known as covalent bond। हमने ये पढ़ ही लिया है कि इनको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग के लिए, शेयरिंग करने के बाद ये बनाए जाते हैं। ठीक है, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विदिन द मॉलिक्यूल। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इनके बीच में, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वीक। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल इधर एक मॉलिक्यूल इधर, और इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो क्या होता है, इट इज वेरी वीक। दिस गिव राइज टू लो मेल्टिंग पॉइंट। और क्योंकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, वीक है, तो हम बहुत थोड़ी सी एनर्जी या थोड़ी सी हीट दे करके हम उस मॉलिक्यूल को मेल्ट या उस मैटर को मेल्ट कर सकते हैं। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर वेरी लो। ठीक है, points of these since the electron are shared between atom and no charged particle are formed, such covalent compound are generally poor conductor of electricity। तो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हो जाते हैं एटम के बीच में और कोई चार्ज पार्टिकल बचा ही नहीं होता, और जब चार्ज ही नहीं बचा है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा कैसे, इसीलिए क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीख लिया कि कैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमें एक आंसर भी मिल रहा है। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में कि
कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? तो यहाँ पे वही आंसर हमें मिलने वाला है, सिंस द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। सीधे सीधे आपको सिर्फ यही लाइन ही लिख देनी है कि क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए जाते हैं एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। अगर ट्रांसफर किए जाते तो या प्लस या माइनस चार्ज होता, बट अभी यहाँ पे कोई चार्ज बन ही नहीं रहा है, चार्ज पार्टिकल बन ही नहीं रहा है, इसीलिए क्योंकि जब यहाँ पे चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी। सो कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसीलिए कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। फिर आपको मेथेन का स्ट्रक्चर भी मैंने बोला था बनाने के लिए, आइए मेथेन बनाते हैं। मेथेन बनता कैसे है, मेथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4। ठीक, CH4 मतलब यहाँ पे चार हाइड्रोजन है जो कि कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और उसकी ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे और खुद के ऑक्टेट को भी, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। चार सिंगल बॉन्ड बनने वाले हैं और वो भी कोवैलेंट बॉन्ड बनने वाले हैं। कैसे बनेंगे, तो हमें पता है कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर और हाइड्रोजन का होता है 1। के शेल में यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे होगा 1। अब हम अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये कार्बन के लिए सर्कल हो जाएगा, फिर कार्बन मैं लिख देता हूं यहां पे। ठीक, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन और लेने हैं, 4 सर्कल और लेने हैं, क्योंकि 4 हाइड्रोजन्स भी ऐड होंगे ना। ठीक है, अब यहां पे हम क्या लगा देने वाले हैं, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो चारों हाइड्रोजन के पास भी, तो यहां पे हमने देखा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन सिंगल है और हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे बन गया CH4। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन, जो कि CNG LPG का एक कंपोनेंट है। और इसका स्केलेटल फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए कार्बन के पास कितने, 4 सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, हाइड्रोजन सबसे ऐड हो जाएगा, और यही क्या फॉर्मेशन कर रहा है, CH4 का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये स्केलेटल फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ये EDS मींस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा किसका, मेथेन का, केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर बॉन्ड का स्केलेटल स्ट्रक्चर और साथ साथ में केमिकल फॉर्मूला, 3 चीजें आपको सारे कार्बन कंपाउंड में सीखनी है। आज हमने स्टार्ट किया था मेथेन, जो कि काफी सिंपल है। घर पे आप क्या करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, और नेक्स्ट डे हम कुछ और कार्बन कंपाउंड का क्या सीखने वाले हैं, स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, साथ साथ में हम क्या सीखेंगे, स्केलेटल स्ट्रक्चर भी उसको सीखेंगे। ठीक है, सो गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।